सबसे अधिक जिस संस्था ने जयेंद्र सिंह जी हमको प्रोत्साहित किया वो साहित्य अकादमी ही थी। साहित्य अकादमी को जब भी हमने कार्यक्रम के लिए प्रपोजल रखा, साहित्य अकादमी ने सहर्ष हमको प्रेरित किया और लगभग मुझे जहाँ तक याद है हर कार्यक्रम में साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि के रूप में, जो बहुत कम बनता है, अध्यक्ष श्री या महामात्र श्री गुर्जर भारती के मंच पर रहे हैं। आज भी महामात्र श्री हमारे बीच है। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और मंचस्थ मेहमानों से निवेदन करूंगा कि दीप प्राकट्य कर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। मंचस्थ मेहमान साहित्य अकादमी के महामात्र हमारे बीच है, तो संस्था की तरफ से मैं अभिनंदन भी देना चाहता हूं, क्योंकि ये दूसरी पारी है। ऐसा बहुत कम बनता है, पर जयेंद्र सिंह जी एक बार पहले महामात्र रहे और उसके बाद अपने कार्यकाल में चले गए। दोबारा साहित्य अकादमी को जयेंद्र सिंह जी के रूप में एक शख्सियत महामात्र के रूप में मिली। मैं आपको गुर्जर भारती की तरफ से, हमारे बैठे मित्रों की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन देता हूं कि आप इसी तरह से अकादमी को आगे बढ़ाते रहें। मैं गुर्जर भारती का एक संक्षिप्त परिचय देकर आगे बढ़ूंगा। गांधीनगर के रहने वाले मित्रों के लिए गुर्जर भारती नया नाम नहीं है, परंतु हमारे बीच में सिसोदिया साहब और नंदवाना साहब विराजे हैं, उदयपुर से पधारे हैं। कुछ पीएचडी के विद्यार्थी भी यहाँ आए हैं जो दूर दूर से आए हैं। उनको मैं बता दूं कि ये संस्था 2002 में डॉक्टर महावीर सिंह जी चौहान साहब, डॉक्टर आलोक गुप्ता सर, बिंदुबेन भट्ट, गोवर्धन शर्मा सर, भवनलाल जी गुर्जर, मैं और अमर सिंह जी, कालू सिंह जी, जिनको साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, इन सब ने मिलकर एक सपना देखा था। चौहान साहब का सपना था कि गांधीनगर में एक ऐसा मंच तैयार करें जो गुजरात के साहित्यकारों को और गुजरात से बाहर के साहित्यकारों को गांधीनगर में बुलाए। और हमारा ये सौभाग्य रहा कि हिंदी के वरिष्ठतम साहित्यकार, समीक्षक डॉक्टर नामवर सिंह जी के बारे में तो कई बार ऐसा हो गया था कि गांधीनगर में नामवर सिंह जी गुर्जर भारती के मंच पर नहीं होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर ए.के. सिंह साहब जब थे तो हमारा लगभग वर्ष में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होता और उसमें दिल्ली से नामवर सिंह जी का नाम तय होता था। नंदवाना जी, मैं आपको बता दूं कि नामवर सिंह जी के कारण नहीं, बल्कि हिंदी के लगभग उदयपुर, राजस्थान के और दिल्ली से बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों ने हमारे मंच पर आके, ये विद्यार्थियों के लिए मंच संस्था था और अपनी बात रखते थे। पिछले जब चौहान साहब चले गए उसके बाद वो नेतृत्व डॉक्टर आलोक गुप्ता सर के अध्यक्ष के रूप में हम काम कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में हमने एक राष्ट्रीय सेमिनार थोड़े दिन पहले
महिला लेखिकाओं पर केंद्रित किया। मैंने जैसा पूर्व आपको कहा कि 1857 में हमने एक राष्ट्रीय सेमिनार किया था, क्योंकि ये अमृत महोत्सव का वर्ष है, इसलिए सोचा कि फिर राष्ट्र भावना से ओतप्रोत जो कवि हैं, जिनकी वाणी पूरे भारत में लोगों तक तो प्रेरित करती रही है, तो क्यों नहीं एक सत्र उनके ऊपर रखा जाए। और इसी उद्देश्य से आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। मैं डॉक्टर अनुपा चौहान, जो बड़ी दीदी हैं, चौहान साहब की सुपुत्री हैं, यहीं गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में प्रिंसिपल की भूमिका में हैं, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हुए भी हमारे साथ सक्रिय रहती हैं। अनुपा जी से निवेदन करूंगा कि वे मेहमानों का शाब्दिक स्वागत करें। अनुपा जी। आदरणीय जयेंद्र भाई, महामंत्र गुजरात साहित्य अकादमी, श्रद्धेय गुरुवर आलोक गुप्ता सर, आदरणीय कीर्ति कमल बहन, भाई ईश्वर सिंह, सभागार में उपस्थित नंदवाना जी, सिसोदिया जी, बंजारा जी, धीरू भाई, किस के नाम में माँ साहब बैठे हुए हैं, हाँ, और हसमूल भाई भी हैं, भास्कर भाई आए हुए हैं, चौधरी सर और ज्योत्सना और जागृति बहन, कॉलेज से भी, और जो सबसे महत्वपूर्ण मेहमान हमारे अपने दलपत चौहान सर और गुजराती के वरिष्ठ साहित्यकार, मतलब एक ऐसा मंच जहाँ ज्ञान सिंह जी हैं, विमल जी हैं, ऐसा मंच की जहाँ अपने लोग बैठे हैं और उनके साथ साहित्य की चर्चा करनी है। जो विद्यार्थी मित्र हैं, कुछ लास्ट टाइम भी थे, इस बार भी हैं, उनके साथ साहित्य की चर्चा करनी है। ये इससे सुखद और कुछ नहीं होता कि जो साहित्य को समझते हैं, जो उन समस्याओं को समझते हैं जो साहित्य और समाज के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सबके साथ हम बैठकर कुछ बातें करें। मैं उन बातों को करने के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा ईश्वर सिंह जी ने बताया कि अभी कुछ ही समय पहले, 1 महीना और कुछ दिन, 7 तारीख को एक संगोष्ठी हो चुकी है, और फिर ये दूसरी संगोष्ठी, ये गुर्जर भारती की और गुर्जर भारती के प्रति सबकी प्रतिबद्धता का ये परिणाम है कि 1 महीने के भीतर ये दूसरी संगोष्ठी का आयोजन हो पाया। मुझे संगोष्ठी का संयोजक बनाया गया है। सचमुच में संयोजक तो ईश्वर सिंह हैं, सर हैं, कीर्ति बहन हैं, मैं तो सहयोजक हूँ। ये विषय जब पसंद किया गया, ये हमारे ईश्वर सिंह जी की देन है, और ईश्वर सिंह जी कवि हैं, और जो कवि होता है उसे ये लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सृष्टि है उसमें केवल 2 ही तत्व, कवि और कविता, ये इन्हीं से नूर है, बाकी तो सब कुछ। तो उन्होंने विषय जब पसंद किया तो ये सोचकर कि स्वतंत्रता संग्राम में कवियों की भूमिका, रचनाकारों को हटा दिया, कवियों को ही ले आए कि कवि के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है।
खैर, बहुत महत्वपूर्ण, कवि का मतलब ही रचनाकार है, हम ये मान करके चल रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण क्यों है? उन्होंने अभी बताया कि 2008 में हम 1857 पर एक संगोष्ठी कर चुके हैं। इसका मतलब है कि हम दोबारा से इतिहास को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार तो ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से याद कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कौन सा संकट आ पड़ा है, या ऐसी कौन सी घटना हुई कि हम बार बार इतिहास को याद कर रहे हैं? कवियों की भूमिका में हम कविता की बात छोड़ दें, लेकिन निश्चित रूप से इन कवियों की भूमिका कुछ अलग रही होगी। हम आज का समय अगर देखते हैं तो हमको लगता है कि राष्ट्रीयता की बात आजकल बहुत हो रही है। अचानक, जैसा मैंने प्रश्न किया कि ऐसा अचानक राष्ट्र प्रेम क्यों उभर रहा है? मुझे थोड़ा लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं और B.H. लिटिलहर्ट, उनकी पुस्तक है Why Don't We Learn From History। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसमें वो कहते हैं, हिस्ट्री टीचेस अस पर्सनल फिलॉसफी। इतिहास हमें अपना एक निजी दर्शन देता है, अपना व्यक्तिगत दर्शन देता है। और अगर ये व्यक्तिगत दर्शन देता है तो वो हमको सोचने पर मजबूर करता है कि हम बार बार इतिहास के पास क्यों पहुंच रहे हैं, जबकि हम 2023 में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से कुछ ऐसा हुआ है कि जिसने हमको वापस लौटाया है कि हम जानते हैं कि हमने, जैसे अभी ये अच्छा ही हुआ कि जयेंद्र सिंह लेट आए, तो बहुत सारी कविताओं से हम रूबरू हो गए और हमने देखा कि ये कविताएं कहीं पुराण में ले जाती हैं और कहीं इतिहास में ले जाती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान हमें इतिहास में ले जाती हैं। ये क्यों हुआ कि उस समय हम पुराणों के पास गए, हम इतिहास के पास गए और वापस हम उस इतिहास के पास जाते हैं जहां सुभद्रा कुमारी चौहान इतिहास को याद कर रही हैं। मुझे लगता है 1991 वो जो वर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोबलाइजेशन आता है और जिसे हम छद्म उपनिवेश कहते हैं, उसकी स्थिति आ जाती है। नियो कॉलोनाइजेशन, ये एक शब्द हमारे सामने आता है, अलग संदर्भ में आया था लेकिन आज उसे उसी संदर्भ में लिया जाता है। ये अफ्रीकी देशों के लिए प्रयुक्त हुआ था, लेकिन हमने देखा है कि चीन किस तरह से अन्य देशों को उपनिवेश बना रहा है, बाजार किस तरह से हमारे ऊपर छाए हुए हैं। आज कोई भी शहर की पहचान अगर करनी है तो कौन सा मॉल उस शहर का है, कौन सा ब्रांड वहां बिकता है, वो आज शहर की पहचान हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी अस्मिता ढूंढ रहे हैं और इसलिए वापस इतिहास के पास जा रहे हैं। हम अपनी पहचान बनाना, मिट न जाए उसके डर से उसे कहीं ना कहीं बचाए रखने की कोशिश में इतिहास के पास जा रहे हैं। आप याद करिए कि जब आधुनिकता प्रवेश करती है तब हम इतिहास के पास पहुंचे थे और आज फिर से हम इतिहास के पास पहुंच रहे हैं, जब उत्तर आधुनिकता अपने विकराल स्वरूप में
हमारे सामने आ जाती है। तो ये जो इतिहास के पास पहुंचना है हमारा बार बार, वो शायद हमको इसी संदर्भ में लेकर के जाता है। कवियों की भूमिका के बारे में 2 लाइन मैं बता दूं और उसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र से हम शुरू करते हैं और छायावाद तक आते हैं। उसी तरह से आप नर्मद से शुरू करें और उमाशंकर जोशी तक आते हैं। मुझे उमाशंकर जोशी की वो काव्य पंक्तियां, देश तो आजाद था थई गयो ते शू कर्यो, आपने क्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण आज लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं या हम एक एमनेशिया हमने ओढ़ लिया है और उस एमनेशिया के भीतर हम एक मुक्ति को महसूस कर रहे हैं, जो मुक्ति ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है अगर इसी स्थिति में हम रहें। और शायद इसीलिए हम यहाँ पर इतिहास को याद कर रहे हैं और उसी को हम कहीं ना कहीं आज के संदर्भ में आज जस्टिफाई करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से हमारी अस्मिता वही है जो वर्षों पहले थी, आज फिर से मैं पुनः सबका शाब्दिक स्वागत कर रही हूँ। नंदवाना जी का शाब्दिक स्वागत कर रही हूँ। जयेंद्र भाई का तो स्वागत रास्ते में ही कर लिया, गुस्से से किया कि आप लेट कैसे हुए हैं, लेकिन फिर से स्वागत कर रही हूँ। मंचस्थ सभी महानुभावों का स्वागत कर रही हूँ, आपका, विद्यार्थी मित्रों का, और जो भी यहाँ उपस्थित हैं जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, उन सभी का पुनः स्वागत है। एक तरह से आपने कार्यक्रम का प्रारंभ पुष्प की अभिलाषा से हुआ था और बहुत अच्छा कि आपने विषय को, इतिहास को क्यों याद किया जाए। इतिहास प्रेरणा भी देता है और सजग भी करता है। अंतस चेतना जो बुझ जाती है, मूल्य चुकाया गया है, मुफ्त में मिली हुई आज़ादी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज के युवा पीढ़ी को बार बार ये याद करवाना जरूरी है कि इस आज़ादी को हम किस मूल्य पर ले आए हैं और इसे कैसे बचाए रखना है। तो शांति के समय में ऐसे कार्यक्रम बार बार होने चाहिए, ताकि अगर किसी अशांति का सामना करना पड़े तो युवा पीढ़ी इस बात के लिए हमेशा तत्पर रहे, तैयार रहे, प्रेरित रहे। और ऐसे कार्यक्रम इसीलिए किए जाते हैं। दीदी ने शाब्दिक स्वागत कर दिया है। मैं मेहमानों का, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा है, तो पुष्प गुच्छ के स्थान पर हम पुस्तक गुच्छ के रूप में मेहमानों का स्वागत करेंगे। मैं कालू सिंह जी से निवेदन करूंगा कि श्री जयेंद्र सिंह जी यादव महामात्र हिंदी साहित्य, ऐसे वीर बलिदानियों को उनका स्मरण करने का यह पावन सुअवसर है, ऐसे मुझे लगता है। मैं अपनी बात का प्रारंभ करूंगा। एक मुझे बहुत जयशंकर प्रसाद मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी कविता से शुक्ला जी में प्रारंभ करता हूँ। वो लिखते हैं, देखिए साहित्य तो ऐसा विषय है कि इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को साहित्य से जुड़ाव है। जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, उसको भी साहित्य से जुड़ाव है, क्योंकि वो जो बोल नहीं सकता लेकिन उनके मन में भावनाएं झंकृत होती है। और उस समय देखिए कि एक कविता ने कैसे लोगों को झकझोर दिया, उनके मन को झंकृत कर दिया और राष्ट्र भावना से उनको ओतप्रोत कर दिया। एक कविता की वो ताकत है। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, हिमाद्रितृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो,
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। और इस पंक्तियों को सुनकर न जाने कितने वीर, कितने लोग अपने घर में से सब कुछ त्याग कर, सर्वस्व त्याग कर वो चले गए, निकल पड़े और भारत माता के चरणों में उन्होंने अपना अपना योगदान दिया। यह कविता की ताकत है। और इतना ही नहीं कि इन कवियों ने लिखा, हमने गुप्ता जी जानते हैं, यहाँ बैठे बहुत सारे लोग हैं, मिश्र साहब वगैरह सब जानते हैं कि हमने आजादी के अमृत पर्व पर इस कवियों का योगदान, उसमें यह भी उसका विषय वस्तु लिया कि इन कवियों ने न केवल लिखा लेकिन आचरण से भी भारत माता के चरणों में उन्होंने अपना योगदान दिया। अगर जेल जाना पड़ा तो जेल गए, क्रांति के इस पथ पर जितने भी कष्ट झेलने पड़े तो उन्होंने हंसते हंसते झेले। और वह क्या कहते हैं, इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा होगा कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। जिसको हथकड़िया में भी ब्रिटिश राज का गहना लगे उसकी भावना कैसी होगी। उनको पकड़ लिया गया, उनको जेल में ले जाया गया, तो भी उन्होंने अपनी कलम को राष्ट्र भावना से आगे पीछे नहीं होने दिया। ऐसा उनका व्यक्तित्व था, उनके आचरण में राष्ट्र भाव था। आजकल प्रॉब्लम यह है कि हम लिखते बहुत हैं, बोलते बहुत हैं, लेकिन अपना कर्तव्य बोध अपने आचरण में नहीं दिखता। गुजराती में रमेश भाई एक कवि लगता था कि વંટોળિયાને પી જાઉં છું, વાવાઝોડાને હું મારા ઉપરથી જવા દઉં છું, છતાં પણ હું સ્થિત પ્રજ્ઞ, ડરતો નથી, ડગતો નથી, એવું બધું લખ્યું એમણે। અને એક કવિ સંમેલનમાં એ ન આવ્યા, એટલે મેં જાડેજા સાહેબ ફોન કર્યો કે કવિ કેમ પહોંચ્યા નથી હજી, તો કે આજે ભારે વરસાદની સંભાવના છે, તો નહીં આવી શકે। આ આચરણ છે। તો તમે જે કમિટ કર્યું છે, હવે તમે વાવાઝોડાને પી જવાની વાત કરો છો કે વંટોળિયાને પી જવાની વાત કરો છો, એ ક્યાંથી લોકોના હૃદય સુધી પહોંચવાની છે। એટલે વાહ કરતા આહનું મહત્વ કવિતામાં વધારે છે। वाह नहीं आह, अंदर से कोई पीड़ा हो, आग कहीं पे भी लेकिन आग जलनी चाहिए, वो पीड़ा अंदर से आनी चाहिए, राइट। एक व्यक्ति की वेदना दूसरे व्यक्ति की वेदना बनती है, तभी उसको हम संवेदना कहते हैं। तो वो संवेदना से अगर व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है तभी वो कविता बनती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसलिए देखिए कितनी सारी कविताओं के माध्यम से यह पूरा स्वातंत्र संग्राम चलता रहा और हमारा स्वत्व, हम तो 200-300 साल के गुलाम नहीं थे, हम तो बहुत सालों से 600-700 सालों से, कई बार मुगल भी आ गए, हुण भी आ गए, बहुत लोग आए और उन्होंने हमको लूटा और यहाँ पे उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इसलिए अपना स्वत्व, भारत की जो प्रजा थी तब उसका स्व क्या है वो पहचानना बहुत जरूरी था। इसलिए इकबाल ने लिखा होगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस कविता में स्वत्व का भाव है, हम क्या है, क्या थे और क्या हो गए। तो वो भाव जगाने में भी हिंदी कवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा तो शायद मेरे आने से पहले हो गई थी। कितनी अच्छी कविता, आप देखिए कि उस कविता को आज भी हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में कैसे भाव पैदा होते हैं। तो ऐसी रचनाओं के माध्यम से हमारे कवियों ने सांप्रत समय के ऊपर भी कटाक्ष किया, उन्होंने जहां जहां जरूरत थी, क्योंकि कवि कभी दरबारी राग नहीं गाता, दरबार कवि के पास जाता है। आप देखिए आज कई सारे कवि ऐसे हैं जो राग दरबारी भी गाने लगे हैं, राइट। तो वो गाना नहीं चाहिए, वरना कवि की अपनी जो पहचान है वो खो देगा। इसलिए सुभद्रा कुमारी ने लिखा होगा, जब वीरों का वसंत के बारे में उन्होंने लिखा तो उन्होंने लिखा कि आओ प्रिय ऋतुराज। मैं इस घटना को आपके सामने वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि आप जान जाएंगे कि कौन सी घटना के ऊपर उन्होंने लिखा है कि आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना। आओ प्रिय ऋतुराज, अभी बसंत ही चल रही है, किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना,
कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलिया उनके लिए चढ़ाना थोड़ी सी लाकर। हे वसंत तुम आना और कलिया इन बच्चों के ऊपर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना। जलियांवाला बाग के ऊपर उन्होंने ये सांप्रत स्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने ये लिखा। तब लोगों को पता चला कि इतना बड़ा हत्याकांड, क्योंकि तब तो मीडिया नहीं था, तो मीडिया के बगैर कैसे पूरे देश को पता चले। तो इन पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, नवजीवन और हरिजन जैसे बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, वो मीडिया का एक माध्यम था, उससे उनको पता चला कि देश में एक ऐसा बड़ा हत्याकांड वहां पर हुआ है और इतनी वहां पे बेबसी छाई हुई है, वो उनको पता चला। तो बहुत सारे कवि ऐसे थे कि बहुत बार जेल में गए और उन्होंने वहां रहकर भी अपने राष्ट्रभक्ति को जीवंत रखा। गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे कवि हो गए हैं, तो उनको भी हम सभी को वंदन करते हैं। बहुत अच्छे विषय को उन्होंने यहाँ पे चुना है, इसलिए पुनः मैं गुर्जर भारती का अभिनंदन करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। मैं गुप्ता साहब आपको एक निवेदन करता हूँ कि हम जैसे हिंदी साहित्य अकादमी है, तो मैं जब से आया तब से मैं देख रहा हूँ कि हिंदी के जितने कार्यक्रम होने चाहिए उतने नहीं हो रहे हैं। तो हम सबको साथ मिलकर, आप सभी को भी निवेदन है कि आप आइए और साथ मिलकर हम हमारी जो भाषा है उनको ज्यादा लोगों के बीच ले जाने के लिए थोड़ा उद्यम करें साथ में मिलकर। आप सब कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, तो हमारे पास थोड़ा रिसोर्स है, आपके पास वह ज्ञान है, बहुत सारी संपदा आपके पास में है। तो हमारे युवा छात्रों के बीच में भी हिंदी का जो अभी माहौल है, आने वाले समय में अनुवाद की महत्ता भी बहुत बढ़ने वाली है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुवाद के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। हमने भी मध्य प्रदेश की हिंदी साहित्य अकादमी के साथ गुजरात की हिंदी अकादमी ने MOU किया है और मुझे कहते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि अभी 5 पुस्तकों का, गुजराती पुस्तकों का अनुवाद, गुजराती वार्ताकारों, कहानीकारों की कहानियां, वो मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकादमी उसका अनुवाद भी करेगी और उनको छापेगी। राइट, तो ये एक्सचेंज जो है, राइट, वो हम अभी करने के लिए जा रहे हैं। तो गुजराती जो साहित्य है, अगर हम उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो दूसरे क्षेत्रों में वो कैसे पहुंच पाएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप देखिए गीतांजलि की रेत समाधि अगर ट्रांसलेट न हुई होती तो क्या वो बुकर में जा पाती। इतने अच्छे हमारे यहाँ उपन्यासकार हैं, रचनाकार हैं, लेकिन ट्रांसलेट न होने की वजह से वो विश्व साहित्य में अपनी जो पहचान है वो नहीं बना पाते हैं। इसलिए हम सबको अन्य अन्य भाषाओं में, नहीं केवल भारतीय भाषाओं में, लेकिन विश्व की भाषाओं में भी अनुवाद के विषय में सोचना पड़ेगा और उसके विषय में हमें आगे भी आना पड़ेगा। मुझे कहते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि हम गुजराती भाषा में गुजराती का पहला स्पेल चेकर बना रहे हैं। जैसे अंग्रेजी में स्पेल चेकर होता है, आपने कोई स्पेलिंग है गलत लिख दिया तो कंप्यूटर आपको बताएगा कि यहाँ गलती है भाई, रेड लाइन आती है। अपनी भाषाओं में कोई स्पेल चेकर नहीं है, इसीलिए लोग जो भी मन में आए वो लिख देते हैं। मैं तो कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, इसलिए हमारे कॉमर्स वाले कहते हैं कि बकरी में रसोई आवे के दीर्घई आवे छेल्ले तो दूध ज आपवानी छे। पण इट इज नॉट लाइक दैट। गांधी जी ने कहा कि अभी से स्वेच्छा से किसी को भी इसमें चेंज करने का कोई अवकाश नहीं है और हमको सार्थ ऐसा बहुत अच्छा जोड़ने का कोष मिला। ऐसे हमारी भाषा जो है उसका संरक्षण भी हो और संवर्धन हो, इसलिए साहित्य अकादमी प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम पहला स्पेल चेकर गुजराती भाषा में बनाने के लिए जा रहे हैं। दूसरी एक अच्छी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इंग्लिश बुक्स है, मैं तो युवाओं के बीच में रहता हूँ, तो बहुत सारे इंग्लिश बुक्स ई बुक्स के स्वरूप में अवेलेबल है। हम बहुत कंप्लेन करते हैं कि आज के बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते हैं, वो मोबाइल के ऊपर अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन ये कंप्लेन करने का समय नहीं है। उनको हम पुस्तकों से या साहित्य से कैसे अभिमुख कर सकते हैं, यह सोचने का समय है। राइट, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। कोशिश यही है कि सूरत बदलनी चाहिए।
इस विषय पर हमने सोचा और हमने कहा कि बच्चे मोबाइल देखते हैं तो चलो अपने साहित्य को ही मोबाइल में ले जाए। तो इसलिए हम, जैसे किंडल है, इंग्लिश बुक्स के लिए किंडल इज अ वेरी गुड पॉपुलर प्लेटफॉर्म, सो वी आर मेकिंग आवर ओन किंडल इन गुजराती, हिंदी एंड संस्कृत, राइट। तो इसमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसमें ई बुक्स रखेंगे, हिंदी की भी ई बुक्स उसमें होगी, और पीडीएफ नहीं, उसको ई बुक्स, कंपेटिबल ई बुक्स जिसको हम बोलते हैं, ऐसे बहुत अच्छी क्वालिटी के ई बुक्स हम उसके ऊपर रखने वाले हैं। और उसके साथ ऑडियो बुक्स भी रखेंगे, क्योंकि आजकल देखिए बहुत सारे छात्र जो हैं वो ऑडियो में सुनना पसंद करते हैं। तो हम हिंदी, गुजराती और संस्कृत तीनों में ऑडियो बुक्स भी प्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं। 1 मई को इसका लोकार्पण होगा। तो ऐसा प्रयास साहित्य अकादमी की ओर से हो रहा है। आप सभी को भी इस भाषा यज्ञ में जुड़ने के लिए मैं आहूत करता हूँ, आवेदन करता हूँ और निमंत्रण देता हूँ। आप सब आइए और जुड़कर हम इस मातृभाषा की, राष्ट्रभाषा की सेवा करें। मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं गुर्जर भारती का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वीरेंद्र सिंह जी मार्शल आ गया है। आभार जयेंद्र सिंह जी। डॉक्टर आलोक गुप्ता सर से निवेदन करता हूं कि इस विषय पर अपना 20 वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर आलोक गुप्ता सर। गुर्जर भारती के मंच पर आसीन सभी मित्र और महामात्र जैन सिंह जी, सामने बैठे हुए विद्वान मित्रों, उदयपुर से आए हुए दोनों विद्वान वीरू भाई, मासा, बंजारा जी, बाकी के सब। विशेष बात अपनों के बीच में आज बोल रहा हूँ। अब तक मैं स्वागत प्रवचन ही देता था, लेकिन आज वो अनुपा जी ने काम किया, लेकिन अनुपा जी ने थोड़ा विषय परिवर्तन भी कर दिया, अच्छी बात थी। मैं एक चीज की मुझे खुशी है कि शायद अब ईश्वर सिंह जी जब कालू सिंह और क्या नाम है, अमर सिंह की बात करेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि इनको हिंदी से कुछ लेना देना नहीं। ये सुधर जाएगी चीज, क्योंकि साहित्य से अगर मानव का लेना देना खत्म हो जाएगा तो मानव भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीज है कि हमारी संवेदनाओं को जो उद्भूत करती है, आप इन लोगों को ये समझते हैं, हम लोग के जो कॉमर्स के हैं या दूसरे, ये कॉमर्स का प्रतिनिधि को देख लिया आप, बहुतों से बहुत बेहतर है ना। लेकिन मुद्दा ये है कि साहित्य वाला ही साहित्य की चर्चा नहीं करता। साहित्य वालों ने आधा तो साहित्य को खत्म किया, क्या बात, ये भी उतनी सच्चाई है। लेकिन जो पाठक है, आज भी मैंने बहुत से, इसीलिए हम लोग ये जो करते हैं अपना समय और श्रम, उसके पीछे का कारण है कि संभावनाओं को कभी इनकार नहीं किया है, और इस संभावना जब तक बनी रहेगी तब तक लोग सक्रिय। वैसे तो बहुत सी बात हो गई है, लेकिन अब चूंकि बोलना है मुझे, तो 2-3 चीज़ों की, एक चूंकि ये सारी प्रासंगिकता की भी बात आई, अज्ञे जी का एक उदाहरण मैं दूंगा। अज्ञे जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। उन्होंने ये कहा कि जब सभ्यताएं असमंजस में पहुंच जाती हैं तब वो अपने मिथकों को याद करती हैं। आप देखिए, ये जो संदर्भ है कि हम अपनी जो परंपरा है उसको याद करने के लिए, फिर से उत्साहित होने के लिए, प्रेरित होने के लिए हम अपने अतीत में जाते हैं। ये विषय, एक तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था उसके कारण भी, और ये जो समय है 1857 से 1947 का एक मिशन है
देश की स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता का कोई विकल्प नहीं होता। हिंदी साहित्य में ही नहीं, पूरे भारतीय साहित्य में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा समय समर्पित लोगों का है, और जिनके कर्म और जीवन में द्वैत नहीं था। ऐसे साहित्यकारों को ही हम निरंतर याद करते हैं। ये बात अलग है कि कविता का प्रकृति और प्रभाव अलग होता है। हमारी परंपरा में है ये चीज। हम चंद्रवरवताई और भूषण को याद करेंगे तो पता चलता है कि वो प्रेरित करते थे, और उस समय की सेनाओं को भी प्रेरित किया जाता है चारण के द्वारा। लेकिन कविता की प्रकृति आंतरिक परिवर्तन लाती है, हमारी भाव चेतना को समृद्ध करती है, और इसलिए उसकी प्रकृति अलग है। लेकिन ये पूरा जो दौर है, मैं क्योंकि हिंदी साहित्य की थोड़ी सी बात करूं तो ये पूरा का पूरा दौर है जिन लोगों ने, अब तो रास्ते ही रास्ते हैं, हम बहुत सी आलोचना कर सकते हैं कि ये तो अविदा ही अविदा है, इन्होंने क्या लिखा है, इसमें व्यंजना कहाँ है। मैं अब बहुत से मित्रों से जब बहस होती है, मैं कहता हूँ कि बिहारी में व्यंजना ही व्यंजना है, लेकिन बिहारी नवरत्नों में नहीं आए, चर्चा बहुत चली। क्या कारण है, वो कौन सी चीज है जो लोगों को इस मूल्यों की बात है, उन वैल्यू की बात है, उस संस्कृति के की तरफ लौटने की बात है, जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। मुगल काल की बात है, हम 700 साल से, उस समय सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी कि उन्होंने हमारी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया था। को हुए नृप हमें क्या हानि, यानी हमारी सत्ता बदलती थी। मैं चूंकि 19th सेंचुरी के गुजराती और हिंदी पर अभी शिमला में काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि गुजरात में मुगलों का कहीं ये क्षेत्र इनके पास चला है, कहीं ये क्षेत्र इनके पास होता है, कभी निश्चित ही नहीं होता। उसके बावजूद भी जो संस्कृति थी, जो व्यवस्था थी, वो वैसी की वैसी है। लेकिन अंग्रेजों ने हमारी उस व्यवस्था को तहस नहस किया। उन्होंने हमारी जो आत्मनिर्भर ग्राम समाज था उसको उन्होंने तहस नहस किया। तभी वो कर सकते थे। मैनचेस्टर के मिलों में हमारे व्यापारी सस्ता, उनसे ज्यादा सस्ता कच्चा माल दे सकते थे, लेकिन वहां, इसलिए हम इतिहास को जानने की इसलिए जरूरत है, हम ऊपर ऊपर से जानते हैं। इतिहास 1857 से पहले भी कई विद्रोह हुए हैं हमारी सेनाओं में, पूरा इतिहास। और यह, उन्होंने तो इसको सैनिक विद्रोह कहा, वास्तव में यह क्रांति थी। और इसकी अब तो इतिहास भी मिलता है, इसकी तारीख भी निश्चित थी। तो मंगल पांडे को एकदम उत्साह में उन्होंने अफसर को मार दिया, इसलिए वो चीजें बदल गई, नहीं तो ये शायद और भी सफल हो सकती। 2 महीने तक अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, और अगर ये संगठित होता तो चीज ही दूसरी होती। तो 1857 के जो रचनाकार थे, उनके पास जो कि राजनीतिक परतंत्रता थी, उनके पास भी ये था नहीं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जो लोग सक्रिय थे वो भी तो राजा तो खिताब दिए जाते थे, और खिताब उनको दिए जाते थे जो अंग्रेजों के की चापलूसी करें या उस तरह का किया जाए। ऐसे समय में भारतेंदु जी, कविता तो उनकी मध्यकाल की थी, लेकिन उन्होंने अपने अंत समय में मुकरियां लिखी, और जो उनके नाटक हैं उनमें जो उन्होंने लिखा वो अद्भुत है। मैं चूंकि उस पर चर्चा होगी इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मात्र एक मुकरी कहता हूं जो सबको पता है। अंग्रेजों के बारे में उन्होंने जो मुकरी लिखी, और उन्होंने कुल 14 मुकरियां लिखी, उनमें 8 अंग्रेजों के बारे में। आप देखिए ये चीज। और उस मुकरी का शुरुआत होती है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन लूसे, मुसे जाहिर बातन में अति तेज, कहो सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। अब पूरी प्रकृति, ये कौन कर सकता है?
जिसने ऑब्जर्व किया, जिसने उस समय कोई दृष्टि नहीं थी, इनका विरोध कैसे नहीं, आप उस समय का पूरा साहित्य जो है वो राजभक्ति और देशभक्ति के ट्विस्ट में चल रहा है। वही यानी नर्मद भी राजभक्ति में उतने ही बात करते हैं, दलपत भी वही करते हैं। हमारे भारतेंद्र जी ने भी विक्टोरिया के ऊपर प्रशंसा में दी, लेकिन ये शायद ढाल थी राजभक्ति, उस परिवेश में इसके माध्यम से वो बात कर सकते थे। इसलिए आप देखेंगे उस दौर के सारे कवियों ने भारत माता की मूर्ति को एक रूप दिया। ये कवि भारत दुर्दशा में जो गीत लिखते हैं भारतेंद्र जी, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। और उन्होंने जो, ये तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने निज भाषा पर पूरा एक वक्तव्य दिया, वो कविता में था। निज भाषा का मतलब मातृभाषा ही है, और इस विजन का ये काव्य है कि जिसमें वो है उर्दू की भी बात करते हैं, संस्कृत की भी बात करते हैं और अंग्रेजी की भी बात करते हैं। इसका मतलब आप अगर समृद्ध होना है तो अपनी जड़ों से जुड़िए, आप उस चीज को जानिए। ये हमारे पुरोधा थे, जब कोई रास्ता नहीं था तब इन्होंने रास्ता दिया। तो भारतेंद्र जी क्योंकि ज़्यादा बात हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पर इतिहास की कुछ घटनाएं जो स्वाधीनता आंदोलन के, उनकी बात करना चाहूँगा। हम लोग गुजरात में खास इस तरह से बात करते हैं कि अंग्रेज बहुत, गुजरात में अच्छा अनुभव भी है, अच्छे अंग्रेज अफसर मिले जिन्होंने विकास भी किया। लेकिन एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, मल्हार राव गायकवाड़, शायद आपने नाम सुना हो। ये बड़ौदा के 1870 से के आसपास के राजा थे और थोड़े डोमिनेंट थे। वहाँ जो अंग्रेज रिप्रेजेंटेटिव था उससे उनकी बनती नहीं थी, और उससे न बनने के कारण हो सकता है कि उनके रसोइये ने उनको जहर देने की कोशिश की, उस अंग्रेज रिप्रेजेंटेटिव। वो बच गया, लेकिन उसने राजा यानी राजा के विरोध में कंप्लेन की कि इन्होंने साजिश की है। अब आप देखिए कुछ हुआ नहीं है, अभी सिर्फ शंका थी, और 5 लोगों की कमेटी बनती है जिसमें बंगाल के चीफ जस्टिस भी होते हैं। एक साधारण सी घटना को अंग्रेज कितना बड़ा रूप लेते हैं और उसका निर्णय होता है। उसमें तो हिंदुस्तानी भी हैं। निर्णय में मल्हार राव को शासन से, उनकी सत्ता से हटा दिया गया। तो चुन चुन के अंग्रेजों ने जो काम किए, 1857 के जिन कवियों ने और जिन पत्रिकाओं में देश प्रेम की बात आती थी, उनके ऊपर बैन कर दिया गया। वो सारी की सारी चीजें हमारे सामने रख दी गई। ये एक रूप था। द्विवेदी युग की बात, कई चीजें आ गई। द्विवेदी युग में जो सबसे महत्वपूर्ण, सब नाम गिनाऊंगा तो बहुत हो जाएगा, सिर्फ एक टच कर रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त ने उस समय जो काम किया, बहुत से कवि थे, माखनलाल चतुर्वेदी भी उसी समय के थे, उससे थोड़े से आगे के। कैसे देश प्रेम की बात आती है, उनके भारत भारती और जयद्रथ वध, ये छायावाद शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले आ गए थे। और इनका जो स्वीकार हुआ जनता में, नामवर जी ने एक जगह लिखा है कि 2 महीने में 1200 प्रति भारत भारती की बिकती है। ये वो समय है। लेकिन उनका जो पहला खंड काव्य था वो था रंग में भंग, और उसमें मजे की बात क्या है कि उसमें एक जो हमारे राजा थे चित्तौड़ के, उनके मन में आया कि मैं बूंदी का किला जो है उसको जीतना है। अब राजा के में तो सनक सवार हो जाती है, तो उनको जीतना है, लेकिन अब मंत्री होशियार होते हैं, उस समय हमेशा यही हुआ है। तो वो कहते हैं ठीक है, आप उसको वास्तव में तो जीत नहीं सकते थे क्योंकि बूंदी समृद्ध था। तो वो कहते हैं ऐसा करते हैं कि इसी का एक प्रतिरोध किला बना लेते हैं
और उस पर आप आक्रमण करिए, और ये आक्रमण किया जाता है। लेकिन महत्व की बात क्या आती है कि उसी चित्तौड़ के में एक कर्मचारी था जिसका बूंदी से संबंध था, उसका नाम था कुंभ। वह उस किले में जाता है और अपने राज्य के विरुद्ध लड़ता है और वीर गति को पाता है। ये है देश प्रेम। अब आप देखिए कैसे उस समय का कवि अपने देश की भावनाओं को कैसे जोड़ता है। ये मैथिली शरण गुप्त थे और हमारे आलोचकों ने उनको अभिधा का कवि कह दिया। हमें फिर से देखना पड़ेगा। देखिए मैं ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ, छायावादी कविता में राष्ट्र प्रेम है, ये पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है अपराध बोध के कारण शायद राष्ट्रीय चेतना उसमें दिखाई दे। क्या कारण है, एक प्रश्न है कि ये सारी राष्ट्रीय परंपरा हमारी भारतीय से शुरू होती है और दिनकर तक चलती है। क्या कोई ऐसा आलोचक है बड़ा जिसने इस परंपरा को वहां से लेकर यहाँ तक उसकी विशिष्टता पर ध्यान दिया हो? छायावाद की जितनी चर्चा होती है, महिमा मंडल किया जाता है, और इन कवियों के बारे में हमारे शाहिर जी ने बहुत कहा कि भावुकता और अगंभीरता, छायावाद की विशिष्टता बताते हुए इन लोगों को अगंभीर और भावुक बता दिया। हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपनी उस राष्ट्रीय चेतना को किन किन चीज़ों को रखते हैं। अभी जैन जी ने नाटक, चंद्रगुप्त नाटक की काव्य पंक्ति बताई। ये हमारे यहाँ हमारी परंपरा में कवि को प्रजापति कहा गया है, और ये कहा गया है कि जैसा उसे चाहिए वैसे विश्व का निर्माण वो करता है। हम कभी इस पर गंभीरता से सोचेंगे तो पता चलेगा कौन ये सपना देख सकता है कि ऐसा विश्व होना चाहिए, उसके पास कोई दृष्टि तो होगी। ये है हमारा समय, और इसीलिए ये लोग, जब सब जगह अंधेरा था तब ये लोग रास्ता दिखाते हैं कि हम शायद इधर जाएंगे तो कुछ रास्ता है। प्रसाद, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों नाटकों में अब देखिए कैसे पात्रों का गठन होता है। मैंने कहा ना, प्रजापति है, कार्मेलिया जो विदेशी है उसके मुंह से भारत का वर्णन, भारत का प्रेम बताते हैं। ये जो पूरा का पूरा समय है ये, और स्कंदगुप्त में एक गीत का अंत करते हैं। वो दो पंक्तियां मैं आपके सामने रखूंगा। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर करते हैं हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत। हम ये कहते आए हैं कि हमारे यहाँ अखंड रूप नहीं है भारत का, हम टुकड़े टुकड़े में बटे थे, लेकिन हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति में जो ऐसी चीज़ें थी जो इस विभाजन में भी मिलती थी, ये समय बहुत जरूरी है कि हम अपने सही इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में, इतिहासकार की दृष्टि से आता है, इसमें कोई शक नहीं। एक ने तो बहुत नेगेटिव रूप में कहा कि इसमें बोरे में पत्थर डाल के मारा जाता है, किसको चोट लगेगी पता नहीं। लेकिन इस दृष्टि के साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज़ को देखते हैं। मैं समझता हूँ समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए आगे के सत्रों में ये चीज़ आएगी, इसकी चर्चा होगी। आपने मुझे ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दूसरी भूमिका में आके 2 मिनट में और बात करता हूँ। ईश्वर सिंह ने गुर्जर भारती का इतिहास बताया और सारी चीज़ें बताई। उस इतिहास में चौहान साहब के साथ हम लोग जो काम करते थे, उन्होंने बताया कि ये 2 मित्र जो हैं ये दूसरे डिसिप्लिन के हैं, लेकिन इनको ऐसा लगा कि चौहान साहब कुछ काम अलग कर रहे हैं, और इन लोगों ने चौहान साहब को गुजरे भी 6 साल हो गए, आज तक उस चीज को रखा है। ताजा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि पिछली गोष्ठी थी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट रह गए थे।
तो मैंने कालू सिंह को फ़ोन किया, वो किसी प्रसंग में थे। अमर सिंह को उन्होंने फ़ोन किया, वो अपना सारा काम छोड़ के गाड़ी लेके अहमदाबाद देने गए। क्या इनको लेना देना था? अगर लेना देना ये जो है संदर्भ, ये डिवोशन, गुर्जर भारती बिखरी हुई है, कहीं उसका कुछ नहीं है, लेकिन सब उसके। और यही जब तक ये बचा रहेगा तब तक ये इस तरह से काम करेगा। कीर्ति कमल जी इस कॉलेज में थी, बिंदु जी भी थी, सह मंत्री थी ये गुर्जर भारती की लंबे समय तक। मैं मंत्री था, तो जो भी काम करना था, यहाँ 8-10 कार्यक्रम हमने अब तक यहाँ किए। जो भी कहता था साथ में निश्चिंत होता था, सब कुछ तैयार था। 3-4 दिन से कीर्ति कमल जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी वो सब कुछ व्यवस्थित है। तो ये जो लोग हैं, आज हम इस मंच का उपयोग कर रहे हैं, हम अपने इन दोनों मित्रों का एप्रिशिएशन करेंगे। तो मैं अब ईश्वर सिंह से इस भूमिका के बाद कहता हूँ तो थोड़ी सी आज जैन जी का भी उपयोग हम करेंगे इसमें। धन्यवाद। श्रीजुतापूर्ण वक्तव्य के लिए मैं मेहमान होने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मार्गदर्शक तो है ही, आपके मार्गदर्शक में हमने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी लेना देना शब्द आ जाते हैं, वो मेरे अपने हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पर जिस संदर्भ की आज बात करनी है, मैं आपको एक बताऊं कि पहला कार्यक्रम नहीं है, कई कार्यक्रम इस संस्था में हमने किए। और सबसे ज़्यादा पहले बिंदु मैडम थे, नियाज भाई भी यहाँ थे। निश्चित होके किसी संस्था में जाके हम लोग सीधे स्टेज पे बैठते हैं तो ये संस्था है, जहाँ हमें पता है कि हमको कुछ नहीं करना है, खाली 2 बैनर लगाने हैं और अपना काम शुरू करना है। और वो निश्चितता के पीछे सबसे बड़ा आधार यहाँ प्राध्यापक के रूप में बिंदु बहन थे और कीर्ति मैडम हैं। आज कीर्ति मैडम सेवानिवृत्त इस वर्ष हो रहे हैं और मुझे आशा है कि वही भूमिका में चौधरी साहब आ जाएंगे। मैंने चौधरी साहब को आते ही कह दिया कि अब जो है ये मंच आपको देते हैं कि आपको हमारे साथ खड़े रहना है। और उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, आप निश्चित हो जाइए, गुर्जर भारती के लिए संस्था में हमेशा तैयारी रहेगी। मैं जयेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि कीर्ति मैडम और हम दोनों सहमंत्री थे, मैं ज़्यादा बोलका था, जब भी कुछ होता ईश्वर भाई तमें कर लीजिए, हाँ मुझे तो बता देना खाली। तो इतनी सहजता से, हालांकि वो बड़ी बहन है और यहाँ कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं। आपको एक और चीज़ बता दूं कि पास में सर पेथापुर गांव है, पेथापुर ठाकुरों का गांव है, राजस्थान में कहते हैं, वहाँ के ठाकुर साहब की सुपुत्री है। पर मैं खुद राजपूत हूँ, मुझे मालूम है कि ठाकुरों का रुतबा क्या होता है। उनसे बात करना भी कई बार बड़ा, नंदवाना जी और सिसोदिया जी जानते हैं, राजस्थान से आए, मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूँ। पर उन्होंने कभी महसूस नहीं होता दिया कि मैं पेथापुर के ठाकुर की बेटी हूँ। गांव में जाके बात करते हैं, अच्छा आप उनके घर जाते हो, अच्छा आप उनके साथ काम करते हो, वो लोग इतने आश्चर्य के साथ देखते हैं। मगर मैडम ने बड़ी सहजता से कभी ये अनुभव नहीं होने दिया कि मैं इतने बड़े घर से हूँ। उसके बावजूद हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा कार्यक्रमों में हमारा सहयोग दिया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आज जब वो इस संस्था से निवृत्त होके जाएंगे तो गुर्जर भारती की तरफ से मैं जयेंद्र सिंह जी यादव महामात्र से निवेदन करूंगा कि वे साल उड़ाकर मैडम का सम्मान करें। प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आपका स्वास्थ्य सदा अच्छा रहे। पिछले 3 दिन से आप बुखार से पीड़ित हैं, फिर भी फोन के द्वारा इस व्यवस्था में लगी रही। मेरा कहने का अर्थ ये कभी नहीं रहा कि अमर सिंह और कालू सिंह जी दोनों का साहित्य के साथ कोई लेना देना नहीं। वो शब्द अमर कालू सिंह जी ने मुझे दी है। हाँ, पर होता है कि सेना में एक सेना नायक होता है, एक शस्त्रागार वाला होता है।
ठीक है ना, कोई बारूद संभालता है, कोई तोप चलाता है। तो हम लोग तोप चलाते थे, बारूद आप संभालते थे, और तभी सेना जीत पाती है। तो कालू सिंह जी का भी ये मंच सम्मान कर रहा है। मैं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक गुप्ता सर से निवेदन करूंगा कि कालू सिंह जी का सॉल उड़ाकर स्वागत करें। आइए कालू। स्तंभ है जिसके कारण ये सब कुछ संभव है। मेरा गणित में थोड़ा हाथ तंग है और सारे हिसाब किताब जब मैं उलझ जाता हूं तो कालू सिंह जी के गोदी में रख देता हूं कि अब आप संभालिए। आभार सर आपका। और कीर्ति मैडम से निवेदन करूंगा कि अपना थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँ, उन्हीं से खड़े बोले, सब लोग सुन लेंगे आपको। हाँ, बैठो बैठ के लिए 2002 में गुर्जर पार्टी की स्थापना हुई, तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि सर ने बताया, आदरणीय चौहान सर के छत्र छाया में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई सफल कार्यक्रम हमने किए हैं, आयोजन में लगे रहते थे, लेकिन उनका प्रेम, विनम्रता, विश्वास और विशेष रूप से तो एप्रिसिएशन काम के उत्साह को बढ़ा देता था। उसके बाद आदरणीय गुप्ता सर ने संस्था को जीवंत रखा। हमेशा वो अपने मीटिंग में कहा करते थे कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, कोई ना कोई छोटा मोटा कार्य तो करना ही है, और अक्सर उसमें जुड़े रहे, जिसका परिणाम हम देख सकते हैं। पिछले अभी भी कई सारे कार्यक्रम हुए। ईश्वर सिंह, आदरणीय अनुपा जी, बहुत सारे मित्र, कालू सिंह जी, अमर सिंह जी, बिंदु मैडम, शर्मा साहब, गुर्जर साहब, साथ मिलकर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। 2-3 दिन से बीमार हूँ, इसलिए ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन ये जो आपने इतना सोचा मेरे लिए, जो एप्रिसिएशन किया, आप सभी की आभारी हूँ। इसमें प्रिंसिपल भास्कर भट्ट भी आए हैं। भास्कर ये विवेकानंद कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और खास सुनने के लिए आए, उनका भी स्वागत। मैं भास्कर भट्ट साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग मात्र श्रोता के रूप में भी सदैव आमंत्रण पर मान दे के यहाँ पधारे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। चौहान साहब ने एक विरासत के रूप में ये संस्था हमको दी है। अरुण कंवल का 2 पंक्तियां जो चौधरी साहब बोला करते थे, वो मुझे बहुत पसंद है कि अपना क्या है जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। तो उस धार को सतत तेज करने की कोशिश ही ये कार्यक्रम है और हम लोग करते रहेंगे। इस कार्यक्रम को करने के लिए साहित्य अकादमी ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। 2 बार प्रस्ताव रखा और फिर मुझे पता चला कि ऑनलाइन प्रस्ताव करना है, तुरंत ऑनलाइन प्रस्ताव। उसी दिन, दूसरे तीसरे दिन मुझे पत्र प्राप्त हो गया। मैं साहित्य अकादमी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आमंत्रण को मान देकर उदयपुर से पधारे सिसोदिया जी और नंदवाना सर का उद्घाटन सत्र में आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पहले के कार्यक्रम में भी नंदवाना सर आने वाले थे, तब कहीं और व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए। हमारे आमंत्रण को मान देकर कुछ वक्ता, जो मित्र, ये ऐसे वक्ता हैं आज के जो सिपह सालार रहे हैं गुर्जर पार्टी के। बंजारा जी हो, धीरू भाई हो, नियाज भाई हो, शुक्ला जी हो, ज्ञान सिंह जी हो, विमल सिंह हो, ये मतलब कार्यक्रम तय करना होता है, आमंत्रण भी देते हैं हमारी कॉलेज में करो, तो उन सब का भी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। वरिष्ठतम साहित्यकार दलपत चौहान और माँ साहब यहाँ विराजे हैं। माँ साहब उम्र दराज हैं, मगर आज भी जो बात सर ने कही कि बकरी वाली बात कि दूध तो देगी, एक भी गलती अगर शब्द में हो जाए तो तुरंत पकड़ लेते हैं कि बेटा यहाँ तुम गलत लिख रहे हो, ठीक रख लो। और मैं माँ साहब का भी आभारी हूँ। अनुवाद क्षेत्र में माँ साहब का बड़ा नाम है गुजरात में। वनराज सिंह जाडेजा संस्कृत के प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट के, होशियार सिंह गवर्नमेंट कर्मचारी, आप सभी यहाँ पधारे
और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़े, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सत्र हम यहीं पूर्ण करेंगे और नेक्स्ट 2 मिनट में दूसरा शुरू करेंगे। हाँ, 2 मिनट में घोषणा में करना जी। 2 मिनट में हम तुरंत शुरू करेंगे। एक घोषणा ये है कि कल 13 तारीख को शाम को 6 बजे IITE जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी है खरगोन पर, हाँ, उसमें कलम कागड़ અને कैलिडोस्कोप मोहम्मद माकड़ के जीवन पर आधारित एक कार्यक्रम शाम को 6 बजे है और बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें आप सब आमंत्रित हैं। महामात्र जी का आमंत्रण मैंने आपके सामने पहुंचा दिया है, वहाँ सब पहुँचें और आनंद लें। बहुत रोचक कार्यक्रम है। धन्यवाद। अब 2 मिनट में हम लोग शुरू करेंगे।